नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं 2025 बिहार विधानसभा का सबसे सटीक और ग्राउंड से जो रिपोर्ट निकल कर आई। पिछले लगभग 2 महीने से मैं बिहार के सड़कों पर था और जब बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया और अलग न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स क्षेत्र में नहीं घूम रहे थे, उस समय से ही मैं लगभग ग्राउंड में मैं जा रहा था, लोगों के बीच से उनका रुझान लेने का प्रयास कर रहा था। 2025 का के चुनाव का झुकाव किस तरह है और चुनाव के अंतिम दौर तक मैं वहीं पर रहा। अब मैं बात करूँगा, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि अभी जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया से जो एग्ज़िट पोल आए हैं, मैं उनसे बहुत इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मेरे एक्सेप्ट फॉर न्यूज़ पिंच जो आई थिंक अभिनव पांडे उनके उस चैनल के संस्थापक हैं, उन्होंने भी, उनकी टीम ने भी ग्राउंड पर जाकर और एक बड़े सर्वे वाली कंपनी के साथ टैग अप करके उन्होंने एक एग्जिट पोल जारी किया 2 दिन पहले, न्यूज़ पिंच वाले। उनका एग्जिट पोल मुझे बहुत हद तक सटीक लग रहा है, बट उसमें भी कुछ ट्विक्स मैं देख पा रहा हूँ। उसपे भी कुछ जानकारियाँ हैं जिससे मैं अपना व्यू रखूँगा। बट मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो न्यूज़ पिंच मेरे अनुसार बहुत नज़दीक है जो असल रुझान था ग्राउंड पर उससे, क्योंकि उनकी टीम भी ग्राउंड पर थी और बिहार के अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से संवाद कर रही थी। इसलिए आई थिंक उनकी पकड़, उनकी समझ जो बिहार के चुनाव को लेकर है और लोगों से बेहतर, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है, बहुत इंटीरियर्स तक नहीं पहुँच पाती है, शहरों में ही वो रह जाते हैं। आई थिंक उनसे बेटर है वो लोग, वो नब्ज़ पकड़ पाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक जाते हैं। अब चलिए आते हैं कि आज हम किन सीटों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मुख्यतः मिथिलांचल और सीमांचल का जो बेल्ट है, खास करके दरभंगा जिला में मैंने मतलब ग्रामीण क्षेत्र और इंटीरियर्स तक मैं गया। तो पहले तो मैं शुरुआत करूँगा दरभंगा जिले के सारे सीटों में 10 विधानसभा सीटें हैं और दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र और इंटीरियर्स तक मैं गया, इसलिए वहाँ की जानकारी से मैं शुरू करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे सहरसा, पूर्णिया, पटना और जो मुख्य की सीट्स हैं बिहार के, उस पर मैं आज का डिस्कशन में केंद्रित रखूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दरभंगा जिले की सीटों से। तो दरभंगा सदर यहाँ पर सिटिंग एमएलए संजय सरावगी हैं और काम के मामले में लोगों ने इनसे नाराज़गी दिखाई है, क्योंकि दोनार जो वहाँ का एक फाटक उससे सटा ही हुआ ही है रेलवे फाटक, और वहाँ पर बहुत लंबी-लंबी जामें लगती है। थ्रूआउट पूरे साल लोग वहाँ पर परेशान रहते हैं और बरसात के समय वहाँ पर बदतर स्थिति हो जाती है। पिछले 8-10 साल से तो लोगों ने कहा कि ये झेल रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, दरभंगा पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नालों की शिकायतें हैं, फाटक में लंबी-लंबी जामों की शिकायतें हैं। अब जब आप मार्केट घुसो बहुत गंदगी है। इन सभी शिकायतों के बावजूद इनके बारे में एक खूबी है संजय सरावगी जी के बारे में कि ये काम कम करते हैं लेकिन लोगों के लिए उपलब्ध ज़्यादा रहते हैं। चाहे वो छोटे-छोटे कार्यक्रम हो, उस क्षेत्र के उनके कार्यकर्ता हो या कोई भी अगर उन्हें आमंत्रण देता है अपने पारिवारिक पारिवारिक कार्यक्रमों में, तो वो उसमें शरीक होते हैं। कुछ तोहफ़े के रूप में कुछ देते भी हैं अपनी तरफ से। शादी हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, किसी भी फंक्शन में वो पहुँच जाते हैं। और ये खास करके बिहार के समाज में ये देखा गया है कि ये लोगों के लिए एक बहुत प्राइड के रूप में लोग देखते हैं बिहार में कि हाँ, मेरे यहाँ विधायक जी आए थे, सांसद जी आए थे, वही वाली वो टौर वाली बात है। तो ये इनकी उपलब्धता जो है, इस कारण से ही ये लगभग पिछले 2-3 टर्म से यहाँ पर जीत रहे हैं और इसी कारणवश वो युवाओं में लोकप्रिय भी हैं, खर्चा भी बढ़िया करते हैं। इस बार योगी जी उनके रोड शो में भी आए थे। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बनिया और अग्रे समाज की आबादी अच्छी खासी है। जन स्वराज के आर.के. मिश्रा जो एक्स आईजी रहे हैं और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो कुछ वोट काटते दिख रहे हैं कि वो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं संजय सरावगी जी का। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं मुझे, वो सैनी समाज से आते हैं और वो इस सीट पर थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मोटा-मोटी अगर हम बात करें तो संजय सरावगी के लिए फाइनली ये सीट वो जीतते नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी सीट अगर हम बात करें तो दरभंगा ग्रामीण की सीट है। सिटिंग एमएलए हैं वहाँ के ललित यादव जो आरजेडी से हैं और लगातार लगभग 2-3 टर्म से वो जीत रहे हैं दरभंगा ग्रामीण।
इस बार जेडीयू के शंकर सिंह से उनका कड़ा मुकाबला है। पिछले बार फराज फातमी जो अली अशरफ फातमी के पुत्र हुए, अभी वो आरजेडी में, दोनों पिता पुत्र अभी आरजेडी में बड़े मतलब नामी नेता के रूप में अली अशरफ फातमी हैं, और उनके बेटे हुए, सुपुत्र हुए फराज फातमी, जो पिछले बार दोनों जेडीयू में थे और ललित यादव के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बहुत ही क्लोज फाइट रहा और अंतिम तक ललित यादव जीत गए, लेकिन बहुत क्लोज फाइट और टफ फाइट रहा था। इस बार फराज फातमी आरजेडी में ही, आरजेडी का ही हिस्सा है। फराज फातमी, अली अशरफ फातमी दोनों आरजेडी का ही हिस्सा हैं, और फराज फातमी इस बार केवटी विधानसभा, जो कि दरभंगा जिले में ही आता है, वहां से फाइट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लड़ाई टक्कर की होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल है, 2-3 टर्म से ये जीत रहे हैं ऑलरेडी, तो ये थोड़ा टफ होगा। लेकिन फाइनली लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट होने के बावजूद आरजेडी के ललित यादव निकल जाएंगे यहाँ से। तीसरी सीट है बहादुरपुर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है महागठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ से भोला राय यादव, जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, ये यहाँ से लड़ रहे हैं। पिछले बार ये भोला यादव हायाघाट से लड़ रहे थे, वो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। दरभंगा जिला के हायाघाट से वो लड़े थे और हार गए थे चुनाव। इस बार फिर से भोला यादव बहादुरपुर, दरभंगा के बहादुरपुर से लड़ रहे हैं, जहाँ से ये एक टर्म यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। आई थिंक 2010 से 2015 वाले टर्म में ये ऑलरेडी रहे थे, और 15 से, माफ कीजिएगा, 2015 से 20 वाले टर्म में ये यहाँ से जीते हुए थे। भोला यादव बहादुरपुर से जीते हुए थे। 20 से 25 भोला यादव चले गए हायाघाट, और यहाँ से आरजेडी ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा था, और मदन सहनी बहादुरपुर से जीत गए थे। इस बार भोला यादव को बहादुरपुर सीट दी गई है, और जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए हैं मदन सहनी हारते दिख रहे, जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए हैं मदन सहनी यहाँ से हारते दिख रहे हैं। जन स्वराज के भी एक प्रत्याशी हैं मोहम्मद अमीर हैदर, जो जन स्वराज पार्टी के हैं, लेकिन वो बहुत कारगर साबित नहीं होंगे इस सीट पर। इसलिए लग रहा है कि भोला यादव इस बार आराम से बहादुरपुर जीत जाएंगे। भोला यादव जो आरजेडी के हैं, वो आराम से यह सीट जीत जाएंगे। अब लेट्स कम टू बेनीपुर विधानसभा में क्या रुझान है। बेनीपुर में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण वोट अच्छा खासा है, और यहाँ से विनय कुमार चौधरी सिटिंग विधायक हैं। लेकिन इस सीट पर, ये विनय कुमार चौधरी वही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जो प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक हैं, उनके चाचा हैं विनय कुमार चौधरी, और यहाँ से बेनीपुर से विधायक है सिटिंग। लेकिन इनके खिलाफ बहुत नाराजगी है लोगों में, क्योंकि गर्मी के समय जब जल का संकट हुआ, जब पानी का संकट था पूरे इलाके में, तो उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी वर्कर्स और वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो उनको वोट देते आए हैं, उन्होंने कई बार इन्हें रीच आउट करने का कोशिश किया, लेकिन ये उतनी कठिन घड़ी में भी इनका साथ देते नजर नहीं आए। इसलिए वो ठगा महसूस करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते थे, गर्मी के समय में लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी कोई खास इन्होंने बेनीपुर के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए लोग नाराज थे। लेकिन अंतिम समय तक माफ़ी मांगकर और इमोशनल कार्ड खेलकर लग रहा है कि ये सीट फिर से विनय कुमार चौधरी जीत जाएंगे। वैसे तो ये सीट वही है जहां से अब्दुल बारिक सिद्दीकी जीता करते थे पहले, और ये ब्राह्मण समाज भी अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बारे में, जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था, अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बारे में एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जब वो लड़ते थे बेनीपुर से, तो इवन ब्राह्मण समाज भी उन्हें बढ़ चढ़ कर सहयोग देता था, और बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव रहा है अब्दुल बारिक सिद्दीकी का, जो कि अभी भी अगर वो लड़ जाएं तो उन्हें लोग जिताएंगे, ऐसा कहा जा रहा था लोगों के बारे में। बट बहरहाल अभी बेनीपुर का सीट विनय कुमार चौधरी ही जीतते दिख रहे हैं। अगला सीट है अलीनगर, दरभंगा जिला का अलीनगर, अगला विधानसभा। अच्छा, अलीनगर में मैथिली ठाकुर, जो मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका हैं, बिहार में एक बड़ा नाम संगीत के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि इनकी उम्र कम है, तजुर्बा कम है, राजनीतिक तजुर्बा कम है, इसलिए इवन बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है इनको सीट मिलने से। और देखा जा रहा है कि महागठबंधन के जो विनोद मिश्रा हैं, विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया महागठबंधन से, वो इनसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो ये बड़ा ही कांटे का टक्कर होगा। जन स्वराज से विप्लव मिश्रा भी लड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। तो
अलीनगर की सीट पर विनोद मिश्रा जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं वो मुझे बढ़त बनाते दिख रहे हैं। अब आते हैं चलिए गौराबोराम। अगेन गौराबोराम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। कारण यह है कि मुकेश सहनी का ये गृह विधानसभा है और यहाँ पर उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को महागठबंधन से टिकट दिलाया था। वीआईपी के कैंडिडेट थे संतोष सहनी, लेकिन जब ये मामला फंसा हुआ था सीट शेयरिंग का महागठबंधन के बीच में और वीआईपी में, उस समय आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को यह सीट दे दिया था, गौराबोराम का सीट दे दिया था अफजल अली को। और बाद में जब फिर सीट शेयरिंग बड़े अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर ये सीट दे दिया गया वीआईपी ने। भाई संतोष सहनी को यह सीट दिलाने में मुकेश सहनी सफल रहे, लेकिन तब तक अफजल अली को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था गौराबोराम से। गौराबोराम वही है जहां से स्वर्णा सिंह पिछले बार वीआईपी के टिकट से जीती थी और वो वीआईपी को धोखा देकर बीजेपी में मिल गई थी। इस कारण से ये सीट और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। बट फाइनली लेट्स कम टू द पॉइंट। अब वीआईपी को जब ये सीट दे दिया गया महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग के दौरान, तो फिर तेजस्वी यादव ने अफजल अली को बोला कि आप वापस ले लो अपना जो नॉमिनेशन है, वो आप अपना कैंडिडेचर वापस ले लो, आप बैठ जाइए और आपको हम एमएलसी बना देंगे। एक इंडिकेशन, और इवन गोराबोराम में जो उनकी सभा हुई थी तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि हम एमएलसी बना देंगे, कि इशारा किया था उनके सपोर्टर्स के लिए, अफजल अली के सपोर्टर्स के लिए। बट फाइनली अफजल अली नहीं माने और वीआईपी के मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को कुर्बानी दिलवाई और कहा कि आप बैठ जाइए इस सीट से, आप मत लड़िए। तो संतोष सहनी फाइनली वहां से नहीं लड़ रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं अफजल अली को। मोस्टली बहुत चांस है कि अफजल अली निर्विरोध वहां से जीत जाएंगे। और कहा जा रहा है कि अब ये कितनी सत्यता है इस बात में मुझे पता नहीं, बट कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से, छिपे हुए रूप से तेजस्वी यादव की सहमति थी कि अफजल अली ना बैठे और वो लड़े। भले वो, मतलब इस बात में कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मंच से यह कह चुके थे कि अफजल अली के सपोर्टर्स को, जब वो गोराबोराम आए थे तेजस्वी यादव संतोष सहनी के प्रचार में, तो उन्होंने कहा था कि अफजल अली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठ जाइए, आपको मैं एमएलसी बनाऊंगा, एक इशारा उन्होंने किया था। बट बहरहाल वो माने नहीं और मुकेश सहनी ने अपने भाई को की उम्मीदवारी वापस ले ली। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है। एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी इसमें मैदान में है, बट वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बीजेपी से सुजीत सिंह है, जो स्वर्णा सिंह जो सिटिंग विधायक है उनके हस्बैंड हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। तो निष्कर्ष यही हुआ कि अफजल अली गौराबोराम जीत रहे हैं। अब आते हैं कुशेश्वर स्थान पे। कुशेश्वर स्थान में गणेश भारती इंडिपेंडेंट जो आरजेडी समर्थित कैंडिडेट कहे जा रहे हैं, आरजेडी के समर्थित कैंडिडेट गणेश भारती जो आरजेडी के समर्थित कैंडिडेट है, वो यहाँ से लड़े। पिछले बार जो बाई इलेक्शन हुए थे कुशेश्वर स्थान में, उसमें गणेश भारती कैंडिडेट थे आरजेडी के। इस बार ये सीट वीआईपी को चली गई थी, किंतु उनकी उम्मीदवारी नामांकन के दौरान उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई। इसलिए ये सीट देखा जाए तो महागठबंधन के कोई प्रत्याशी यहाँ पे औपचारिक तौर से, आधिकारिक तौर से यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन समर्थित अगर देखा जाए तो समर्थन आरजेडी का समर्थन है गणेश भारती को। जेडीयू की तरफ से अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जहाँ पे अमन भूषण हजारी जेडीयू के ही मौजूदा विधायक अमन भूषण हजारी हैं, लेकिन उनका सीट इस बार काट दिया गया है। बहुत सारे मामलात थे उनके विरोध में। कोई एक रील आया था, कोई एक इनडिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था उनके तरफ से, जिसके कारण से अमन भूषण हजारी का सीट काट दिया गया था। अदरवाइज इनके पिताजी भी शशि भूषण हजारी ये सीट जीतते रहे हैं, अमन भूषण हजारी भी सीट जीते, बट कुछ कारणोंवश उनका सीट काट दिया गया। और इस बार अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को, जो रविदास समाज से आते हैं और एक प्रभावशाली नेता, अशोक राम खुद भी पूर्व मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी, अशोक राम के पिताजी आई थिंक बालेश्वर राम, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वो ये सीट लग रहा है कि अशोक राम जीत ले जाएंगे, क्योंकि और जनसुराज की तरफ से, जी हाँ, जनसुराज की तरफ से शत्रुघ्न पासवान को ये सीट दिया गया था, जो मौजूदा मेयर हैं कुशेश्वर स्थान के। लेकिन अगर हम बात करें तो मोटा मोटी इस सीट पर अतिरेक कुमार जीतते नजर आ रहे हैं, ज्यादा संभावना उनकी। अब आते हैं हम केवटी पर। केवटी फराज फातमी आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जो अली असर फातमी के बेटे हुए और पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं। ये केवटी से ही रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले बार ये लड़े थे ललित यादव के अगेंस्ट में दरभंगा ग्रामीण से। जेडीयू
जेडीयू की तरफ से ये प्रत्याशी थे और हार गए थे चुनाव, बड़े कड़े टक्कर के बाद ये हार गए थे चुनाव। जन स्वराज, बट इस बार ये केवटी से लड़ रहे हैं पुनः, जहाँ से वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। और जन स्वराज के बिल्टू सहनी यहाँ से लड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के एमडी रहमान भी यहाँ से लड़ रहे हैं। बट ये सीट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर केवटी फराज फातमी जीतते दिख रहे हैं। अब आते हैं हायाघाट पर। हायाघाट वही सीट जहाँ से पिछले बार महागठबंधन के कैंडिडेट भोला यादव यहाँ से लड़े थे और हार गए थे। यहाँ सीपीआईएम के श्याम भारती महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं और जन स्वराज की प्रतिभा सिंह भी इस बार यहाँ से लड़ रही हैं। बट इस बार आई थिंक श्याम भारती बड़ी आसानी से यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं। जाले में सिटिंग विधायक हैं जीवेश मिश्रा और उन पर लगभग एक मामला उनके अगेंस्ट आया रिसेंटली ही, जहाँ पर जीवेश मिश्रा पर 15 साल पुराना कोई फेक मेडिसिन का केस में उन्हें दोषी पाया गया और साथ ही साथ एक पत्रकार के साथ मारपीट में भी, उनकी झड़प में भी उनका नाम आया। इस कारण से उनका इमेज थोड़ा खराब है। बट और इनके अगेंस्ट में ऋषि मिश्रा लड़ रहे हैं। लग रहा है कि इस बार यहाँ पर कांटे का टक्कर है। देखते हैं इस बार कौन बढ़त बना पाता है। यहाँ पर उनके भले ही उनके अगेंस्ट बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा और ऋषि मिश्रा में कड़ी लड़ाई होने वाली है और कुछ हद तक जीवेश मिश्रा अपर हैंड है, लेकिन उनके एटीट्यूड का, उनका जो क्षेत्र के जनता के साथ उनका जो व्यवहार है, इसमें डेफिनेटली इवन उनके समर्थक भी मानते हैं कि इनका व्यवहार अपने पार्टी के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये कांटे की लड़ाई होने वाली है यहाँ पर, इसका निष्कर्ष कहना मुश्किल है। तो ये थे दरभंगा जिले के 10 सीटों पर मैंने अपना रुझान बताया, जो कि मैं यहाँ पर इस बार ज़्यादातर महागठबंधन की सीट निकलती दिख रही है। कुछ सीटों पे एनडीए भी जीत रही है, जैसे कुशेश्वर स्थान में अशोक राम के बेटे हुए, संजय सरावगी हुए दरभंगा सदर से, और जाले में जैसा कि मैंने बताया ये कांटे का टक्कर होगा यहाँ पर जी। बट इस डिस्ट्रिक्ट में जो 10 विधानसभा उसमें बहुतायत महागठबंधन जीतती नजर आ रही है। सहरसा में अब मैं कुछ मुख्य सीटों की बात कर लूँ, क्योंकि सीट बाय सीट जाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं कुछ मुख्य सीटों की बात मैं कर लूँ। वो है सहरसा में अलग, और जहाँ पर खास करके बहुत दिनों से विधायक रहे हैं, और वैसी सीटों की जो हॉट सीट्स हैं मिथिलांचल में, वो मैं बात कर। आलोक रंजन जो सहरसा से लड़ते थे, उनके अगेंस्ट इस बार आईपी गुप्ता जो पान समाज, तांती तत्वा समाज से आते हैं, वो इस बार महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन ने आईपी गुप्ता की पार्टी को, आईपी गुप्ता की अपनी पार्टी है, ये एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और इनकी अपनी पार्टी है, इन्हें 3 सीट दिया गया महागठबंधन की तरफ से, और आईपी गुप्ता खुद कैंडिडेट हैं सहरसा सदर क्षेत्र से। वहाँ पर आलोक रंजन जो सिटिंग एमएलए हैं, इनके अगेंस्ट बड़ा मैं क्षेत्र गया था और इनके अगेंस्ट बहुत ही रोष था लोगों में। अगेन रीचेबल नहीं है उसी तरह के कंप्लेंट्स की, जब जरूरत पे बुलाओ और इन्हें रीच करने की कोशिश करो तो ये उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस कारण से लोगों में बड़ी नाराजगी थी और वो एलीट ग्रुप में आते हैं, आम जनता से उनका संवाद नहीं हो पाता है। इस कारण से आलोक रंजन मुझे पिछड़ते नजर आ रहे हैं, और आईपी गुप्ता उनके समाज का भी जो तांती तत्वा की राजनीति वो करते हैं, उनके अधिकार को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उस समाज की भी आबादी सहरसा जिले में भी है, और सहरसा जो विधानसभा क्षेत्र है सहरसा सदर का, वहाँ पर भी आलोक रंजन, माफ कीजिएगा, आईपी गुप्ता के समाज की आबादी भी ज़्यादा, खास, और उसके साथ साथ जब महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के वोटर्स भी जुड़ जाते हैं तो ये अच्छा खासा बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में कांग्रेस से इस बार जितेंद्र यादव लड़ रहे हैं, जिन्हें ये पहले जेडीयू में थे, लेकिन इनको कुछ जेडीयू में रहते हुए भी जितेंद्र यादव ने पूर्णिया में पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की मदद की थी जितेंद्र यादव ने। इस कारण से इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था जेडीयू से, ये भीतर खाने की खबरें हैं, और उसके बाद ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और इस बार कांग्रेस ने इन्हें टिकट दे दिया। मजबूती से लड़ रहे, लोकप्रिय हैं, इनकी पत्नी यहाँ से मेयर है, और मजबूत स्थिति है। लग रहा है कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि पूर्णिया से जो मौजूदा विधायक हैं विजय कुमार खेमका, ये भी 2-3 टर्म से जीत रहे हैं, और लोग, बट इन्होंने
अगेन मैं बताऊंगा कि इनके बारे में, इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं है, बट यही है कि लगभग 2-3 बार से जीत रहे हैं, इस कारण से लोगों में थोड़ा सा वो इनकम्बेंट वाला माहौल है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जितेंद्र यादव यहाँ से जीत ही जाएंगे, क्योंकि विजय खेमका का भी अच्छा प्रभाव है लोगों में, और ये जनता के बीच रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, और इनकी भी लोकप्रियता है, काम किया है इन्होंने, इसलिए बड़ा कांटे का टक्कर है यहाँ पर। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी क्लीन स्वीप जीत जाएंगे जितेंद्र यादव। तो ये लड़ाई देखने वाली होगी। रुपौली से अगर हम बात करें तो पिछले बार बाई इलेक्शन में शंकर सिंह यहाँ से जीत गए थे बीमा भारती को हराकर। इस बार यहाँ पर भी कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन बीमा भारती यहाँ पर लग रहा है कि बीमा भारती बढ़त ले जाएगी और ये सीट जीत सकती है। रुपौली भी पूर्णिया जिले में ही आता है, रुपौली विधानसभा। अब आते हैं एक सीट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेसी सिंह का धमदाहा। धमदाहा से लेसी सिंह ये जेडीयू की प्रत्याशी हैं, और तो मैंने पूर्णिया जिले में आई थिंक मैंने बताया कि पूर्णिया से विजय कुमार खेमका जो बीजेपी के हैं वो जीत दर्ज करा पाएंगे। रुपौली से जो पूर्णिया जिले में ही है वहां से बीमा भारती जो महागठबंधन से की प्रत्याशी हैं वो जीत सकती हैं। लेसी सिंह जो धमदाहा में जेडीयू के प्रत्याशी हैं और मौजूदा मंत्री भी हैं, इनके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेसी सिंह के बारे में एक बात है कि ये लोकप्रिय तो जरूर है, 2-3 टर्म से ये भी जीत रही हैं, और लोकप्रिय हैं क्योंकि इवन मुस्लिम समुदाय के लोग जो जिन्हें की आमतौर पर माना जाता है कि महागठबंधन के वोटर्स होते हैं, मैंने देखा कि मुस्लिम समाज में भी लेसी सिंह की लोकप्रियता बहुत है। मतलब लोग, मैं एक जगह चर्चा कर रहा था और यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे और 4-5 लोग वहां पर खड़े थे। जब मैंने पूछा सवाल तो कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय के थे वो लेसी सिंह के पक्ष में बोल रहे थे, और कुछ लोग जो महागठबंधन के सपोर्टर्स थे वो उनसे बकचक कर रहे, दोनों एक दूसरे में बकचक करने लगे। जेडीयू के सपोर्टर, लेसी सिंह के सपोर्टर जो मुस्लिम समुदाय से थे, और जो लालटेन के सपोर्टर्स थे, महागठबंधन के सपोर्टर थे मुस्लिम समुदाय से ही, वो एक दूसरे में झड़प के लेसी सिंह के लिए एक दूसरे में लड़ाई करने लगे। तो इनकी लोकप्रियता डेफिनेटली है, और लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि ये उपलब्ध रहती हैं लोगों के जरूरत बेजरूरत में। रात 1 बजे भी अगर लेसी सिंह को याद करो तो वो उपलब्ध रहती है। ये मैं पूरे क्षेत्र में सुनने को मुझे मिला, और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी भी कैंडिडेट के बारे में सुन पाना इज कमेंडेबल। ये सीट इस बार इसलिए डिफिकल्ट हो चुका है लेसी सिंह के लिए क्योंकि संतोष कुशवाहा जिनको जो पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं और जो पप्पू यादव से इस बार हारे हैं, वो एनडीए को छोड़कर इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं, संतोष कुशवाहा। और इस कारण से ही लेसी सिंह को टफ फाइट मिल रहा है धमदाहा में, क्योंकि संतोष कुशवाहा सांसद भी रह चुके हैं और उनको खुलेआम समर्थन है। पप्पू यादव उनके प्रचार में बहुत मेहनत कर रहा है। सीमांचल, अगर मैं बात करूं सीमांचल और मिथिलांचल का जो बेल्ट, खास करके जो सीमांचल का बेल्ट है, इसमें महागठबंधन के तरफ से नॉन मुस्लिम लीडर में जो सबसे पॉपुलर चेहरा है वो है पप्पू यादव। मतलब सीमांचल बेल्ट में पप्पू यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है सीमांचल की राजनीति में, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो, दलित हो, पिछड़े हो, कुछ हद तक अग्रणी समाज के लोग भी, वो सारे को इन्फ्लुएंस करते हैं पप्पू यादव। लगभग घर घर में इनकी पकड़ है, ऐसा कहा जाता है। और वो संतोष कुशवाहा जो पप्पू यादव नहीं जिन्हें हराया सांसद के लोकसभा के चुनाव में, वो संतोष कुशवाहा को खुलेआम मदद कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं उन्हें जिताने के लिए। इसलिए लेसी सिंह के लिए इस बार ये सीट बहुत ही टफ हो गया, टफ फाइट है। अगर वोटर्स विभाजित हुए और पप्पू यादव का प्रभाव रहा तो ये सीट हो सकता है कि संतोष कुशवाहा जीत जाए। इवन कि लेसी सिंह के अगेंस्ट कोई माहौल है ऐसी बात नहीं है। लेसी सिंह की लोकप्रियता है, उनके लोग उनके पक्ष में बात करते हैं, वो काम करती हैं, लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद संतोष कुशवाहा को चूंकि पप्पू यादव का समर्थन है और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए, और कुशवाहा समाज का वहां पर वोट बैंक भी बहुत अच्छा है। महागठबंधन का वोट बैंक जो कहा जाता है एमवाई, आरजेडी का जो वोट बैंक कहा जाता है एमवाई, उनकी आबादी अच्छी खासी है और आरजेडी से ही टिकट मिला है संतोष कुशवाहा को। इसलिए बहुत चांस है कि धमदाहा संतोष कुशवाहा निकालने में सफल होंगे, इवन दो लेसी सिंह के
अगेंस्ट माहौल, जनता के बीच कोई नाराजगी नहीं है लेसी सिंह को लेकर, फिर भी संतोष कुशवाहा थोड़ी बढ़त बनाए दिख रहे हैं। अब आते हैं अलग, अगर मैं पटना की बात करूं तो कुछ हॉट सीट्स पर मैं 2-3 हॉट सीट्स पर मैं बात करूंगा। उसके बाद जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक कल से, तो कल 14 तारीख है और कल से तो चुनाव के नतीजे ही आपके सामने आने लगेंगे उस पर। तो कुछ हॉट सीट्स पर जो 2-4 इसके अलावा हॉट सीट्स रहे उस पर मैं बात करूंगा। इस बार दानापुर के सीट जिसमें रीतलाल यादव मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन उन पर कुछ चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, इसके कारण अभी वो जेल में हैं। उनकी बेटी चुनाव प्रचार में देखी गई पूरी तरह से, और बहुत चांस है कि ये जीत जाएंगे। रामकृपाल यादव जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, इनके अगेंस्ट लड़ाया गया, बहुत ही कांटे की टक्कर है। खास करके जो मोकामा में घटना घटी, दुलारचंद यादव के मर्डर की जो घटना घटी चुनाव के दौरान, अनंत सिंह पे आरोप है कि वो उन्होंने दुलारचंद यादव, अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव को मारा। इस घटना का प्रभाव दानापुर में देखने को मिलेगा और इसी कारण से रीतलाल यादव यह सीट पे एक बढ़त बनाते नजर आ। अगर ये घटना उस समय नहीं घटी होती, क्योंकि ये सीट में ज्यादातर यादव वोटर्स हैं और एक पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, दानापुर हो मोकामा हो, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इस कारण से मोकामा का प्रभाव दानापुर में देखने को मिलेगा और बहुत चांस है कि रीतलाल यादव जीत दर्ज करा पाएंगे। अब आते हैं मोकामा में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइट है, वो है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच में। दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं। यहाँ पर भूमिहार समाज का वोट लगभग 80,000 लगभग कहा जाता है, और उतना ही धानुक का भी वोट कहा जाता है। इस बार एक बड़ी घटना घटी, दुलारचंद यादव की मौत, दुलारचंद यादव का जो मर्डर केस है, जो अनंत सिंह पर लगा इसका आरोप, उनके मर्डर कराने का, ये आरोप के चलते यहाँ पर ये सीट बहुत ही टफ हो गई अनंत सिंह के लिए। अदरवाइज यहाँ पे मौजूदा विधायक अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, लेकिन इस बार अनंत सिंह ही लड़ रहे थे मोकामा से। लेकिन इस घटना के बाद बहुत चांस है कि अनंत सिंह के लिए टफ फाइट है और सूरजभान सिंह इस सीट से जीत सकते हैं। कारण है कि यहाँ पर धानुक वोटर लगभग 70-80 हजार वो भी हैं, और 30-40 हजार वोटर्स यादव की भी संख्या है। तो अगर लालटेन को वोट पड़ता है और भूमिहार समाज के भी कुछ वोट भी, अगर सूरजभान सिंह कुछ वोट भी अगर ला पाते हैं, भूमिहार समाज से खींच पाते हैं, तो उधर धानुक वोटर और यादव वोटर, इन सबों की संख्या अगर हम मिला दें तो सूरजभान सिंह लीड करते नजर आ रहे हैं मोकामा सीट से। यहाँ पर जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रत्युष, जो कि धानुक समाज से आते हैं और उनके ही प्रचार में थे, दुलारचंद यादव, उनकी मौत हो गई, उनका मर्डर हो गया। दुलारचंद यादव पीयूष प्रत्युष को ही समर्थन दे रहे थे अपना, और इसी केस में, इसी संदर्भ में ही अनंत सिंह से एक द्वंद्व भी छिड़ा और अनंत सिंह पर आरोप लगता है कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव का मर्डर करा दिया। इसके चलते एक पोलराइजेशन हो गया आगरा बनाम पिछड़ा का उस क्षेत्र में, देखने को हमें मिलेगा। बहुत चांस है कि इस जगह सूरजभान सिंह जीत जाएंगे। पीयूष प्रत्युष, अगर आरजेडी को, पीयूष प्रत्युष मेनली आरजेडी के ही समर्थक रहे हैं थ्रू आउट, लेकिन चूंकि उन्हें सीट नहीं दिया गया, इस बार ये आरजेडी की सीट मोकामा से सूरजभान सिंह को दे दी गई लास्ट मिनट पे। मुझे लगता है टिकट सूरजभान सिंह को जिस दिन टिकट मिला उसके एक सप्ताह पहले तक ये कंफर्म था कि पीयूष प्रत्युष को आरजेडी टिकट देगी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा लड़का है, आई थिंक एमबीए किए हुए हैं और मुंबई से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और आरजेडी पीयूष प्रत्युष को ही सीट देने वाली थी। लेकिन अंत में जब सूरजभान सिंह एलजेपी को छोड़कर आए, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी से उन्हें सीट मिला, उसके बाद पीयूष प्रत्युष का सीट कटा और सूरजभान सिंह को सीट मिला। उसके बाद पीयूष प्रत्युष थोड़ा कमजोर हुए और उन्हें जन स्वराज ने भले टिकट दे दिया, दुलारचंद यादव का समर्थन था, लेकिन उसके मर्डर के बाद, दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद, यह यहाँ पर पूरी तरह से पोलराइजेशन हो गया और सारे लोग अब मिलकर, जो इनके भी सपोर्टर थे, पीयूष प्रत्युष के भी जो सपोर्टर थे धानुक समाज से, यादव समाज से, वो यहाँ पर माहौल है कि पीयूष प्रत्युष के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, और सूरजभान सिंह चूंकि मजबूत कैंडिडेट हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, इसलिए, और लालटेन के नाम पर, आरजेडी के नाम पर सभी वोटर्स सूरजभान सिंह को ही जिताना
चाह रहे हैं ताकि अनंत सिंह को हराया जा सके। इस क्षेत्र में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच में टकराव देखा जाता रहा है इतिहास में भी। तो ये थी मुख्य हॉट सीट्स पर डिटेल में मैंने विवेचना के साथ आपको ये खबरें सुनाई। और कुछ मुख्य बातें अगर हम देखें तो इस चुनाव में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े फैक्टर उभर के नहीं आए, जबकि लोकसभा चुनाव में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा मतलब दिख रहे थे, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। इस कारण से भी मुझे लगता है कि एनडीए को नुकसान जो दलित वोटर्स और कुशवाहा वोट बैंक का जो कहा जाता है कि वो वोट बैंक एनडीए का है, इसमें एक सेंध महागठबंधन ने मारी है। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता का महागठबंधन में मिलना, ये तेजस्वी यादव और आरजेडी जो महागठबंधन की मुख्य पार्टी है, इसे एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता की एंट्री जो महागठबंधन में हुई है, एक बड़ा वोट चंक इनके फॉर्म में जुड़ा है, क्योंकि मुकेश सहनी जो मल्लाह समाज, अति पिछड़ा समाज, जो बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, जेडीयू का वोट बैंक हुआ करता था, उसका एक बड़ा वर्ग मुकेश सहनी को, मल्लाह समाज का एक बड़ा वर्ग, मैं कह सकता हूं कि लगभग 60% वर्ग, उसमें सारे आते हैं, मल्लाह, बिंद और जो भी उनकी सब कास्ट हैं, वो मुकेश सहनी को अपना नेता मानता है, और आईपी गुप्ता, जो कि कहा जा रहा है लगभग 22 लाख ताती तातवा वोटर्स हैं जो पूरे बिहार में, ये एक बड़ा चंक महागठबंधन की ओर जुड़ा। इस कारण से महागठबंधन को बड़ी मजबूती मिली। एक बात जो प्रशांत किशोर के बारे में कही जाती है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, कोई बहुत बड़ा फैक्टर इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। मैं भी क्षेत्र में घूमा और लोगों से जब मैं बात करता हूं, भले उनको लोग जानने लगे, बड़े ही कम समय में, ये उनकी उपलब्धि है कि बड़े ही कम समय में वो जन जन तक पहुंच चुके हैं, हर समाज में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने वोट की जो उन्होंने जो टिकट वितरण भी किया है, उसमें भी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी रखी है। जिस समाज की जितनी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अगरा समाज हो, सभी को जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने दिया। लेकिन फिर भी चूंकि पहली बार ये लड़ रहे थे और 1 साल ही हुआ है इनके पार्टी का गठन हुए, आई थिंक पिछले साल अक्टूबर में जनसुराज का गठन हुआ, 2 अक्टूबर को। इसलिए लोगों तक, जन जन तक इनके जो विचार हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। मे बी कि वो विश्वसनीयता नहीं थी, या फिर काडर वैसा नहीं बन पाया। जो जितने नेता, हाँ, एक मुख्य बात, जो इनके जितने भी प्रत्याशी थे, जनसुराज के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो बड़े ही नए हैं, वो कोई पहले से कोई पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग हैं। तो फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियंस, वो शिक्षाविद रहे हैं, वो इनके कैंडिडेट्स बहुत सारे शिक्षाविद रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने, केसी सिन्हा जैसे लोगों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को इन्होंने टिकट दिया, उतारा, जो कि बिहार की राजनीति में एक अच्छा पहल है। देश को भी इससे एक मार्गदर्शन मिलेगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं कल के मतदान पेटियां जब खुलेंगी तो उससे निकल कर क्या आता है वो देखेंगे। बट ये था कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रुझान नहीं है। मुझे लगता है 10 से 20 सीट के अंदर ही प्रशांत किशोर सिमट जाएंगे। 20 तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव। हाँ, अगर हम बात करें कलाकारों की, तो इस बार कलाकार में खेसारी लाल यादव, जो छपरा की सीट से, ये एक बड़ा हॉट सीट बना रहा और बड़ा ही मनोरंजन बड़ा सीट बना रहा, क्योंकि इनके खिलाफ में पूरे भोजपुरी के कलाकार, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, सभी, दिनेश लाल निरहुआ, ये सारे खेसारी लाल यादव को छपरा से हराने के लिए ये चारों इन्होंने रोड शोज किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव बड़े अच्छे बहुमत से छपरा जीत जाएंगे। इसी तरह तेजस्वी यादव के बारे में भी बहुत तरह की बातें की गई, लेकिन वो राघोपुर जीत जाएंगे तेजस्वी यादव भी। अब महुआ की बात की जाती है कि तेज प्रताप का क्या होगा। तेज प्रताप अपनी एक नई पार्टी बनाकर उतरे हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स दिए हैं, लेकिन वो खुद महुआ से लड़ रहे हैं और बहुत चांस है कि
वो महुआ जीत जाएंगे। वहां से मुकेश रोशन है आरजेडी के प्रत्याशी, और तेजस्वी यादव आए भी थे उनके प्रचार में, मुकेश रोशन के प्रचार में, लेकिन फिर भी लग रहा है कि तेज प्रताप यादव यहाँ से भी जीत जाएंगे। इनकी पार्टी से बस तेज प्रताप यादव ही निकल पाएंगे। जहां तक बात है एग्जिट पोल की, मैंने पहले भी बोला कि न्यूज पेंच, जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, उसमें न्यूज पेंच का जो एग्जिट पोल है वो मुझे बड़ा ही सटीक लगा और बहुत क्लोज टू द मार्क लगा। उन्होंने कहा कि बस कुछ तब्दीली मैं उसमें लाना चाहूंगा, जो मेरा जो व्यू पॉइंट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 93 सीट्स मिलेंगी, जेडीयू को 25 सीट्स मिलेंगी, आरजेडी को 97 सीट्स मिलेगी, कांग्रेस को 16, जन स्वराज को 0 दिखाया उन्होंने, एलजेपी को 3, सीपीआईएम को 6 और अन्य को 3। मेरे अनुसार मुझे लगता है यहाँ पर दो ही चीज में मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इनसे, न्यूज पिंच के टीम से, वो है बीजेपी के 93 सीट्स नहीं आ पाएंगे इस बार। मुझे लग रहा है कि ये 70 से 80 के बीच में रहेगा बीजेपी का जो आंकड़ा रहेगा। और आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर ये सीट्स बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है आरजेडी 105 से 110 के बीच में और कांग्रेस 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। बाकी जी, और जनसुराज जो है, जनसुराज को भी 10 से 20 सीट आनी चाहिए, 20 के अंदर ही जनसुराज भी रहेगा। मेरा आकलन है कि महागठबंधन को लगभग 130 से 135 सीटें आएंगी और वो सरकार में इस बार, बिहार में इस बार सरकार बनाएगी। जो जितना मैंने स्टडी किया, एनालाइज किया डिफरेंट एग्जिट पोल्स को, ग्राउंड की रिपोर्ट के हिसाब से, सोशल मीडिया पे फीडबैक के अनुसार, इन सभी आकलन के बाद मुझे लगता है कि 130 से 135 सीटें महागठबंधन को आने जा रही है और वो सरकार बनानी चाहिए। बाकी वास्तविक में क्या है, वोटर्स ने जो बोला और जो वो बटन दबाते हैं, वोटर्स भी आज के बड़े जागरूक वोटर्स हैं, सभी बातों को खुलकर मीडिया के सामने भी नहीं रखते हैं। अंत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। या लेकिन जो भी हम उनकी मानसिकता को समझकर, वोटर्स की, जनता की मानसिकता को समझकर ही ये रिपोर्ट प्रिपेयर होता है और उसके बेसिस पर मैंने ये जितनी भी जानकारियां दी हैं वो दिया है। बाकी देखते हैं जब कल मतदान पेटी खुलेगा और जनता का मत लोगों के सामने आएगा। बहुत लोग इस पर भी विरोध जता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं, पर मुझे जितना लगता है कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए और इंडिपेंडेंट एजेंसीज होनी चाहिए। अब ये हैं या नहीं, ये आप बेहतर जज कर सकते हैं, सारी खबरें आपके सामने हैं, लेकिन मैं यह मान के चल रहा हूँ कि कल निष्पक्षता के साथ मतदान पेटी में जो मत बिहार की जनता ने डाला है उसे वास्तविक रूप में जनता के सामने रखा जाएगा और जो जीतेगा, जिसके सर पे जनता ताज रखना चाहेगी, वही बिहार के अगले 5 साल के लिए उसी को नेतृत्व दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।